तो आज की इस वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेटा साइंस लाइफ साइकिल के बारे में कि डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे काम करती है, उसमें कितने स्टेप होते हैं और आखिरकार ये है क्यों? व्हाट वाज़ द रीज़न बिहाइंड इट? इससे पहले मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में उसका आंसर देना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने लास्ट में पूछा था आपसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, वो किस तरीके से डेटा साइंस को यूज़ कर रही हैं, एमएल मॉडल्स को यूज़ कर रही हैं। तो उसका बेसिक सा आंसर है जब आप जाते हो, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च करते हो, मान लो आप गए अमेज़न के ऊपर और आपने शू सर्च करा, आपने जूते सर्च करे, तो आपका जो होम पेज है भाई उसमें जूते ही जूते दिखाने लगेगा अमेज़न। आपकी इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक हर जगह आपको ऐड आने लगेंगे जूतों के। इस तरीके से एक एमएल एल्गोरिदम है जो आपकी फीड को, आपकी सर्चेज़ को ट्रैक करता है और बदले में आपको वही सजेस्ट करता है जो कि आपने सर्च किया था। सो या अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा डेटा साइंस लाइफ साइकिल कि डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेन डायग्राम दिखाना चाहूँगा। सो ये रहा वो वेन डायग्राम। तो बेसिकली ये वेन डायग्राम क्या शो कर रहा है? ये बेसिकली वेन डायग्राम शो कर रहा है आखिरकार डेटा साइंस है क्या? तो इसके अंदर क्या लिखा है? डेटा साइंस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैकिंग स्किल, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स नॉलेज एंड सब्सटेंटिव एक्सपर्टीज। तो ये हैकिंग स्किल्स क्या होती हैं? हैकिंग स्किल्स बेसिकली आपका खुद का आईक्यू, आपका खुद का लॉजिक, आप किस एल्गोरिदम का कितना यूज़ करके, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। ये आपका आइडिया है, आपकी थिंकिंग है, आपका आउट ऑफ द बॉक्स माइंड है कि वो कितना चल सकता है, कैसे सोच सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और यही चीज़ होती है हैकिंग स्किल। सेकंड बात करते हैं मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स नॉलेज, बेसिक मीन, मोड, मीडियन, व्हाट आर द मीन रूट स्क्वायर, ये ऑल सारी चीज़ें होती हैं डेटा साइंस के अंदर। ये मैथ का भी एक पार्ट होती है, इसके अंदर मैथ का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो या इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। एंड थर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और तुम सोचोगे ये क्या है? सब्सटेंटिव एक्सपर्टीज। मान लो तुम एक एआई म्यूजिक जनरेटर ऐप बनाना चाहते हो या डॉट कॉम या वेब ऐप बनाना चाहते हो। उसके लिए क्या चाहिए? तुमको पता तो होना चाहिए ना कि म्यूजिक किस तरीके से बनता है। तो तुम क्या करोगे? एक म्यूजिक एक्सपर्ट के पास जाओगे जिसको म्यूजिक आता है बहुत अच्छे से, एंड उससे पूछोगे कि आप म्यूजिक किस तरीके से बनाते हो। तो ये क्या है? ये उनकी खुद की एक्सपर्टीज है। मान लो आप एक ट्रक फार्म में काम करते हो जहाँ पे बहुत सारे ट्रकों में चिकन्स को भर के लेके आया जाता है और उन्हें इधर-उधर सेल किया जाता है। और वहाँ पे क्या है, आप कुछ ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें आपको पता लगाना है कि कितना वेट का चिकन कहाँ बेचना चाहिए, उसका क्या प्राइस होना चाहिए, कुछ इस तरीके का मॉडल। तो आप क्या कर सकते हो? आप जाओगे फार्म वाले से डिटेल लोगे, उसकी उसकी एक्सपर्टीज़ है। इसी नॉलेज को कहते हैं हम सब्सटेंटिव एक्सपर्टीज़, क्योंकि डेटा साइंस में हम किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँगे। एंड या ओवरऑल ये वेन डायग्राम इसी चीज़ को दिखाना चाहता है। इसके साथ हम लोगों को वापस से बढ़ना चाहिए अपने डेटा साइंस लाइफ साइकिल वाले टॉपिक के ऊपर। तो डेटा साइंस की लाइफ साइकिल क्या है कि जब से हमने प्रॉब्लम को डिफाइन किया और उसका सॉल्यूशन मिलने तक जो बीच का सारा प्रोसेस है वो क्या है? डेटा साइंस लाइफ साइकिल। उसका पहला स्टेप क्या होता है? फाइंड द प्रॉब्लम, और आई कैन से अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले हम लोगों को प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या? जब हम उस प्रॉब्लम को समझ जाएँगे तभी तो हम उस पे काम कर सकते हैं। आपको दिक्कत ही नहीं पता क्या है, तो उसके ऊपर आप काम कैसे कर सकते हो? सो या पहली चीज़ होती है कि हम प्रॉब्लम को समझ जाएँ कि आखिरकार प्रॉब्लम है क्या? हम उसे सॉल्व किस-किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी अप्रोचेज़ को समझ जाएँ। यही होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड द पहला स्टेप डेटा साइंस लाइफ साइकिल का। दूसरा स्टेप क्या होता है? जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डाटा कलेक्टिंग। अब आपके पास प्रॉब्लम भी डिफाइंड है, तो आप क्या करोगे? आप जाके डेटा कलेक्ट करोगे ना, ताकि उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओ, उससे रिलेटेड सारे डेटा को कलेक्ट करोगे और यही होता है डेटा कलेक्शन। और इसके अंदर हम जितना भी एसेंशियल डेटा होता है, उस सबको कलेक्ट कर लेते हैं। अब तीसरा स्टेप आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाटा प्री प्रोसेसिंग, और आई कैन से डेटा क्लीनिंग, या डेटा क्लीनिंग को डाटा प्री प्रोसेसिंग भी कहते हैं हम लोग। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जैसे-जैसे हम मान लीजिए हमने जो डेटा कलेक्ट करा, मान लो जो हम ट्रक फॉर्म से डेटा लेके आए थे, उसमें जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है हमारे आगे के प्रोसेस के लिए, हम उसको अलग कर देते हैं। और भई मैं सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट जो है अपना टाइम डेटा क्लीनिंग करने में ही बिताते हैं। 90% ऑफ द टाइम हम डेटा क्लीन कर रहे होते हैं। हम उस डेटा को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं, इस तरीके से क्लीन कर रहे हैं ताकि वो हमारी पाइपलाइन के अंदर फिट हो जाए। हमारा जो मॉडल पाइपलाइन होगी उसके अंदर वो डेटा फिट भी तो होना चाहिए ना।
तो या हम डेटा को क्लीन करते हैं। फोर्थ स्टेप आता है हमारा ईडीए। अब पूछोगे भैया ईडीए क्या होता है? ईडीए स्टैंड फॉर एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। अब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस क्या होता है? मान लो डेटा क्लीन भी हो चुका है, तो अब हम उसके लिए एनालाइज करना शुरू करेंगे। तो डेटा को जब हम ऊपर ऊपर से एनालाइज करते हैं, उसकी कुछ कॉमन चीज़ों को देख लेते हैं, उसको हम ईडीए कहते हैं। जैसे मान लो तुमने एक पर्टिकुलर स्टेट के बहुत सारे शहरों के टेम्परेचर के डेटा को डिटेक्ट करा है, तो उसका ईडीए करने के लिए क्या कर सकते हो? सबसे पहले तुम एवरेज निकाल सकते हो कि ओवरऑल पूरे जो स्टेट है उसके अंदर टेम्परेचर कितना चल रहा है, उसका मीन निकाल सकते हो। आई मीन उसका मीडियन भी निकाल सकते हो एंड और भी तुम उसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च कर सकते हो, जैसे कि सबसे ज़्यादा गर्म शहर कौन-सा है, सबसे ज़्यादा ठंडा शहर कौन-सा है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, ये सब क्या होगा? ये ईडीए हो गया। हमने उसका ओवरऑल कंक्लूज़न जैसा कुछ डेटा का एनालिसिस कर लिया है, जिसके थ्रू हम बहुत कुछ जान गए हैं उस डेटा के बारे में। अब 5वां स्टेप आता है मॉडल बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल बिल्डिंग का मतलब यही नहीं होता है कि हम बैठेंगे और एक एमएल का मॉडल बिल्ड करेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम एक सिंपल से पाइथन प्रोग्राम से सॉल्व हो रही है, तो व्हाई वी नीड टू मेक अ मॉडल? हम उस सिंपल से पाइथन के प्रोग्राम को चलाएँगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो या मॉडल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम एमएल के मॉडल बनाएँ। हम अपनी प्रॉब्लम हो सकता है एक पाइथन के सिंपल से प्रोग्राम सॉल्व हो पाए, पर रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में तो क्या होता है, मेजरली जो डाटा होता है बहुत ज़्यादा मेसी होता है। प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा ह्यूज होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जिनके लिए हमें मॉडल बनाने ही पड़ते हैं, इसलिए। बट तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ, मॉडल बिल्डिंग का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ़ एमएल के मॉडल बनाएँगे। इसका मतलब बस हमने कुछ बनाया, जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पा रहा है। अगर वो छोटी प्रॉब्लम है, हो सकता है एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम भी इसे सॉल्व कर दे। सो अगला स्टेप आता है मॉडल इवैल्यूएशन। अब हमने जो मॉडल बनाया है, हमको चेक भी तो करना पड़ेगा वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, कैसे इनपुट पे कैसा आउटपुट दे रहा है, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे। इसके अंदर हमें बहुत सारी मैथ वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ता है, जैसे मीन रूट स्क्वायर क्या होता है, ऐसी कुछ सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी, जिससे हम उसका इवैल्यूएशन कर पाएँ मैथ के बेसिस पे कि क्या वो मॉडल सुटेबल है, अच्छा है कि बेकार मॉडल है या वो पुअर मॉडल है। सिर्फ़ यही मैटर नहीं करता कि आउटपुट क्या आया, ये भी मैटर करता है कि प्रोसेसिंग कैसे कर रहा है। उसका तरीका क्या है, उसकी अप्रोच क्या है। सो ये सब किसके अंदर आता है? मॉडल इवैल्यूएशन के अंदर। तो अगला स्टेप होता है मॉडल को डिप्लॉय करने का। हमने इवैल्यूएट कर लिया, मॉडल बिल्ड भी कर लिया, उसका इवैल्यूएशन भी हो चुका, तो हम क्या करेंगे, उस मॉडल को कहीं न कहीं डिप्लॉय कर देंगे अपनी वेब ऐप पे, एप्लीकेशन पे, जैसे भी थ्रू, ताकि उसका हम यूज़ कर पाएँ और यूज़र्स यूज़ कर पाएँ। तो ये क्या होता है? मॉडल डिप्लॉय। एंड इसके बाद का जो स्टेप है, उसे कहते हैं हम रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड। हम अच्छा सा डैशबोर्ड बना सकते हैं रिएक्ट का यूज़ करके, जिसके थ्रू हम अपने मॉडल को और इंटरेक्टिव बना पाएँ, यूज़र फ्रेंडली बना पाएँ और लोग उसका ईज़िली यूज़ कर पाएँ। ये सब क्या होगा, हम रिपोर्ट करते रहेंगे उस चीज़ों को, यूज़र्स का क्या फीडबैक है एंड एक डैशबोर्ड के थ्रू उस मॉडल को दिखा पाएँगे। एंड 9th एंड लास्ट स्टेप आता है मेंटेनेंस। हम उस मॉडल के रिव्यूज़ को देख सकते हैं, उसका यूज़ किस तरीके से हुआ वो देख सकते हैं और मेंटेनेंस के अंदर हम उसके अंदर कुछ चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ओवर द टाइम हम चाहेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो बहुत अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करे, जिसके लिए हम उसमें रेगुलर अपडेट, रेगुलर बग फिक्सेस और जो भी चेंजेस है वो करते रहने होंगे, वो सब हम मेंटेनेंस के अंदर करते हैं। तो या ये है ओवरऑल एक पूरी डेटा साइंस की लाइफ साइकिल, और जो इस तरीके से बिल्कुल दिखती है, हम इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे, हम एक हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। तो या बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।